हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है। आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं फॉर CUT UG एग्जाम। जो भी बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं वो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में कवर करनी है। हम सिर्फ वही चीजें कवर करेंगे जो UG के एग्जाम के लिए काम आएंगी। तो चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। अपनी आंखों से तो बहुत बार इंडिया को देखा है, आज हम लोग देखेंगे दूसरों ट्रेवलर्स की आंखों से इंडिया को। मतलब जो ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में एक टाइम पे, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या चीजें नोटिस करी हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने महसूस करी हैं, क्या उन्होंने कमियां निकाली हैं, वो सारी की सारी चीजें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा याद दिला दूं कि साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, साथ साथ में इसका रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन से ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें 3 लोगों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज अल बिरूनी, सेकंड वन इब्न बतूता एंड थर्ड वन फ्रैंकोइस बर्नियर। तो ये 3 ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि इन तीनों ने क्या क्या चीजें बताई हैं। स्टार्ट करते हैं अल बिरूनी से। ठीक है, अल बिरूनी। नोट्स बनाते चलो ताकि रिवीजन के टाइम पे आप परेशान ना हो कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो एक जगह पे लिखा हुआ रहेगा तो आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो 1973 में इनका जन्म हुआ था ख्वारिज़म में। ख्वारिज़म जो है ये आज के समय में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस सेंटर था, सेंटर ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्कॉलर लोग रहते थे, मतलब काफी ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते थे, जानकार लोग रहते थे। सेम ऐसे ही एल बिरूनी जो थे वो वेल वर्स्ड थे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़े लिखे थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी। ठीक है, ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस। अब ये थोड़ी सी लैंग्वेजेस याद कर लेना कि एल बिरूनी को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी। सो इनको आती थी सीरियाक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। इनको ये सारी ही लैंग्वेजेस का नॉलेज था। संस्कृत इन्होंने इंडिया आने के बाद सीखी थी। तो आप पूछोगे कि अरे जब इनका जन्म ख्वारिज़म में हुआ तो ये इंडिया क्यों आए थे। हाँ पता है मुझे, बहुत सारे लोग इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 12th क्लास में, बट रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पे इसको देखिए। तो जो अल बिरूनी थे, ख्वारिज़म जो जगह थी उज्बेकिस्तान पे, उस पे हमला किया था सुल्तान महमूद ने। ठीक है, नाम याद कर लेना बच्चों। सुल्तान महमूद जो थे उन्होंने ख्वारिज़म पर हमला किया था, और उस हमले के दौरान उन्होंने काफी सारे स्कॉलर्स जो थे और पोइट्स जो थे उनको वो अपने साथ इंडिया लेके आ गए थे। ठीक है, गजनी लेके आ गए थे, सॉरी इंडिया नहीं, गजनी उनकी कैपिटल थी। ठीक है, जो सुल्तान महमूद थे उनकी कैपिटल थी गजनी। उन सारे स्कॉलर्स को यहाँ पे लेके आ गए थे, और उन कुछ स्कॉलर्स में एक हमारे अल बिरूनी भी थे। एल बिरूनी जब इंडिया आए तो जाहिर सी बात है परेशान थे, अच्छा नहीं लग रहा था, अपना घर छोड़ के आए थे, किडनैप करके होके आए थे। लेकिन बाद में उनको इंडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने मरते दम तक इंडिया में ही मतलब रहे वो, टिल हिज डेथ। 70 साल के थे जब वो मरे थे। ठीक है, टिल हिज डेथ मतलब 70 साल की उम्र तक वो इंडिया में ही रहे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा लाइफ इंडिया में ही बिता दिया। अब बात आती है कि उन्होंने 70 साल किया क्या इंडिया में, झक तो नहीं मारी होगी। ठीक है, कुछ तो किया होगा। तो उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम जो था वो ब्राह्मण्स के साथ बिताया। ठीक है, जो भी ब्राह्मण थे उन सबके साथ उन्होंने टाइम बिताया। तो ब्राह्मणों के साथ करते क्या थे, वेद पढ़ते थे। बिल्कुल जी, वेद पढ़ते थे। ठीक है, उन्होंने काफी सारे रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट पढ़े हैं, वेद भी उन्होंने पढ़े हैं, क्योंकि वो इंडियन कल्चर के बारे में जानना चाहते थे, हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहते थे, जिसे आज के समय में नालायक बच्चे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में दूसरे देश के लोग जानना चाहते थे। तो इस वजह से उन्होंने अपनी मरते दम तक की जिंदगी जो थी वो यहीं पर बिता दी। बट उन्होंने थोड़ा सा ट्रेवल भी किया है। तो उन्होंने ट्रेवल कहाँ कहाँ पे किया, मतलब कहाँ कहाँ पे वो घूमे थे, तो पंजाब और नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में। ठीक है, पंजाब एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया।
अब और क्या किया कि इन्होंने अल बिरूनी ने इंडिया में रह के तो उन्होंने किताब लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? उन्होंने लिखी थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कहीं पे ब्रैकेट बना के या मार्क करके या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप चिड़िया तोता मैना जो बनाना चाहो बना के कहीं पे अच्छे से लिख लेना कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? उन्होंने ये लिखी थी अरेबिक लैंग्वेज में। ये एक बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस टेक्स्ट था, मतलब बहुत मोटी थी, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। ये 80 चैप्टर्स में लिखी गई थी। अगेन इंपॉर्टेंट जानकारी, 80 चैप्टर्स में किताब उल हिंद को लिखा गया था। इसमें क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे, मतलब क्या क्या टॉपिक्स थे जिसके ऊपर इन्होंने चीजें लिखी थी। तो इसके टॉपिक्स थे रिलीजन, मतलब धर्म, इंडिया में क्या क्या रिलीजन है, रिलीजन एंड फिलोसफी, और किस धर्म से रिलेटेड कौन सी फिलोसफी है। फेस्टिवल्स, जाहिर सी बात है भारत फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है, दुनिया भर के फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। अब ये जो किताब थी ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस क्यों है? इस किताब को लिखने का एक बहुत अलग तरीका है। तरीका इसका ये है कि स्टार्टिंग में ये जो किताब के जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन से। जैसे मतलब उन्होंने फेस्टिवल के ऊपर कोई क्वेश्चन बना दिया और बाद में खुद ही उसका आंसर देते थे, खुद ही उसका आंसर लिखते थे। बट ऐसा नहीं कि कुछ भी कहानी बना के आंसर दे दिया, पूरा वो सांस्कृतिक ट्रेडिशन को कंपेयर करते हुए, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हुए, सांस्कृतिक ट्रेडिशन को एक्सप्लेन करते हुए, उसको कंपेयर करते हुए दूसरे कल्चर के साथ तब आंसर देते थे कि हाँ हमारे मतलब इंडिया में इस तरीके का ट्रेडिशन है और बाकी कल्चर्स में किस तरीके का ट्रेडिशन है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आंसर देते थे। मतलब अगर कोई किताब पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में वो क्वेश्चन आए और साथ साथ में उसको आंसर वही मिल जाए। ओके, बट अब जाहिर सी बात है अल बिरूनी थे तो नहीं ना इंडिया के, तो उनको कुछ परेशानी भी फेस करनी पड़ी थी। तो अल बिरूनी की लाइफ में 3 बैरियर्स आए थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो वो 3 बैरियर क्या क्या थे? सबसे पहला बैरियर था लैंग्वेज। जब वो इंडिया आए थे तो उनको इंडिया में लैंग्वेज ही नहीं समझ आती थी कि लोग बोल क्या रहे हैं भाई, कहना क्या चाहते हैं, वही नहीं समझ आता था। तो लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम थी? और प्रॉब्लम थी रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। भारत में इतनी ज्यादा ट्रेडिशंस हैं, इतने सारे बिलीफ्स हैं, इतने ज्यादा रिलीजियस बिलीफ्स हैं। पीके तो सबने देखी होगी, जैसे एलियन वो था पीके, और इंडिया में आके इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया था धर्मों को लेके, संस्कृतियों को लेके, ट्रेडिशंस को लेके। तो सेम चीज अल बिरूनी के साथ भी हुई थी, वो भी एकदम कंफ्यूज हो गए थे। और कंफ्यूज होने का रीजन ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो किसी से बात ही नहीं करती थी, हेल्प ही नहीं करती थी, कोऑपरेट ही नहीं करना चाहती थी। तो ये उनको प्रॉब्लम लगता था, जिसकी वजह से वो चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, और इन चीजों को समझने के लिए उन्होंने बुक का यूज किया। ठीक है, किताबें पढ़ी, और भी चीजें बताई हैं अल बिरूनी ने। अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में भी कहा है। ठीक है, ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, बल्कि बाकी देशों में भी उन्होंने इस चीज को महसूस किया है, बाकी देशों में भी उन्होंने कास्ट सिस्टम को देखा है। इस वजह से वो ज्यादा हैरान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, he described about caste system on the basis of what? On the basis of सांस्कृतिक tradition, सांस्कृतिक books। ठीक है, सांस्कृतिक टेक्स्ट को पढ़कर उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में सब चीजें बताई हैं। और लेकिन ये थोड़े से ना डिसअपॉइंटेड थे कास्ट सिस्टम के बारे में, क्योंकि तुम लोग को पता ही है यार, पिछले चैप्टर में तुम पढ़ ही चुके हो कितना ज्यादा भेदभाव होता था, अनटचेबिलिटी वगैरह चीजों से। ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। इनका कहना था कि ये एक तरीके से पॉल्यूशन है सोसाइटी के लिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ पॉल्यूशन फॉर सोसाइटी। ये इनका कहना था। यहाँ पे आपका अल बिरूनी हो जाता है खत्म। अब आ जाते हैं सेकंड पे, इब्न बतूता। जल्दी से मुझे आंसर करो कि जो हमारे अल बिरूनी थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था?
अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में है, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो जाके मुंह धो के आओ और ध्यान से बैठो और स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो इब्न बतूता जो थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहली बात आती है ये थे कहाँ के, तो ये मोरक्को के थे। ओके, मोरक्को से ये आए थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, ऑल्सो रोट अ बुक। दोबारा अपनी चिड़िया वगैरह बना के लिख लो। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने किताब लिखी है रिहला। रिहला नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है अरेबिक लैंग्वेज में, ठीक है। अरेबिक लैंग्वेज में इन्होंने पुस्तक लिखी है। अब इब्न बतूता जो थे ये अल बिरूनी से अलग थे। अल बिरूनी ने तो एक ही जगह पे अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन इब्न बतूता का कहना था कि इंसान जो है उसको नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं मिल सकता है, घूमने से भी मिल सकता है, ठीक है। उनका कहना था कि जितना नॉलेज हमें किताबों से नहीं मिलता है, उतना नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलता है, घूमने से मिलता है। अब ये डायलॉग अपने मम्मी पापा को मत मारना कि हमें घूमने जाने दो, हमें वहां से नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा नॉलेज अभी तुम्हें बुक्स में मिल जाएगा, और बाकी नॉलेज लेने के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले सीयूटी का एग्जाम दे लो। ओके, तो इब्न बतूता का समझ के इनका मानना था कि हमें घूमना चाहिए। इसकी वजह से इन्होंने काफी सारी जगह घूमी है। जब किसी इंसान का मानना होगा कि उन्हें नॉलेज अलग अलग जगहों से मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो घूमेगा ना। तो कहाँ कहाँ घूमे? मक्का, सीरिया, इराक, ये याद कर लेना कि कौन कौन सी जगह घूमे। पर्शिया, यमन, ओमान एंड ईस्ट अफ्रीका के कुछ पार्ट्स घूमे। अफ्रीका बहुत बड़ा है, ठीक है, तो पूरा नहीं घूम पाए हैं, थोड़े से पार्ट्स घूमे, सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। अब इनको भी जबरदस्ती लाया गया था भाई, इनको सिंध लाया गया था जबरदस्ती। तो इनको कौन उठा के लाए थे? 1333 में इनको उठा के लाए थे मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो थे वो जबरदस्ती इनको उठा के ले आए थे। अब काफी समय तक वो सुल्तान जो थे, मोहम्मद तुगलक जो थे, उनके जो भी था, ये क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट जो होता है, दरबार हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, तो दरबार में ये काजी का काम करते थे, ठीक है। इब्न बतूता जो थे काफी समय तक सुल्तान के जो उनका कोर्ट था, दिल्ली में था उनका कोर्ट, ठीक है, दिल्ली में उनका कोर्ट था, वहां पे काजी का काम करते थे। काजी एक तरीके का जज होता है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ जज इन मुस्लिम, ठीक है। तो जज का काम करते थे, बट कुछ टाइम में इनके बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसकी वजह से सुल्तान ने कुछ समय के लिए इब्न बतूता को जेल में डाल दिया था, बट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद उनको जेल से निकाल लिया गया था। फिर 1342 में इब्न बतूता जो थे दोबारा घूमने निकल पड़े थे चाइना। ओके, ये इब्न बतूता की जिंदगी की कहानी है। लेकिन इब्न बतूता ने इंडिया के बारे में क्या कहा है वो तो अभी हमने देखा ही नहीं। अल बिरूनी ने इंडिया के बारे में क्या कहा है बताइए, कमेंट में बताना, अभी वीडियो रोक के बताओ इब्न अल बिरूनी ने इंडिया के बारे में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इब्न बतूता अबाउट इंडिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताया करो ना यार, कितने आलसी हो, एक कमेंट करने में कितने ही हाथ टूट रहे हैं तुम्हारे। तो सबसे पहली चीज, इब्न बतूता ने पहली बार कोकोनट देखा था इंडिया में, ठीक है। उन्होंने कोकोनट को एक इंसान के सिर से कंपेयर करा था। उन्होंने कहा था कि ये तो एक इंसान की खोपड़ी जैसा दिख रहा है कोकोनट, ठीक है। और उन्होंने यूजेस ऑफ कोकोनट पे बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई करी, की जानकारी इकट्ठी करी कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या है ये, ओके। और उन्होंने पान देखा था पहली बार, उसको देख के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि इंडिया में ऐसी चीजें भी हैं जो कि ऐसे ही खाई जा रही है, कच्ची खाई जा रही हैं। तो उस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और उन्होंने इंडियन सिटीज को एक्सप्लेन करा है, ओके, इंडियन सिटीज के बारे में बताया है। इंडियन सिटीज के बारे में पहली चीज जो हमें आज भी देखने को मिलती है, वेरी वेरी क्राउडेड, बहुत ज्यादा भीड़ भड़का है, ठीक है। और उन्होंने कहा था ब्राइट एंड कलरफुल होती है, जाहिर सी बात है, अब मार्केट है तो कलरफुल सामान तो होगा ही, ब्लैक एंड व्हाइट तो होगी नहीं। तो ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट को डिस्क्राइब किया है। दिल्ली के बारे में उन्होंने कहा है कि इट इज अ वास्ट सिटी, बहुत बड़ा शहर है दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली के अलावा एक और शहर के बारे में कहा है, वो है दौलताबाद, कि दौलताबाद भी काफी बड़ा है और बहुत ज्यादा क्राउडेड है। और इन्होंने कहा है कि बाजारों में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता था, मतलब लेन देन किया जाता था। तो इनको कोई बताओ कि भाई तुम बाजार में हो, लेन देन तो होगा ही, ओके।
और इन्होंने बाजारों को हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज कहा गया है कि मतलब वहां पे गाना बजाना वगैरह चलता रहता था, ये इनका कहना है। ठीक है, होता होगा यार उस टाइम पे। और क्या बताया इन्होंने बाजारों के बारे में, बाजार के बारे में इन्होंने एक और चीज कही है कि हर बाजार में मॉस्क और टेम्पल होता था, मतलब एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। ठीक है, ये भी इन्होंने बाजारों के बारे में कहा है। और क्या चीज इन्होंने देखी है, और इन्होंने देखा है यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इब्न बतूता का कहना था कि इंडिया में एक पोस्टल सिस्टम था, एक्चुअली दिल्ली में एक पोस्टल सिस्टम था, मतलब सामान या जानकारी इधर से उधर पहुंचाने के लिए एक पोस्टल सिस्टम बनाया गया था। नॉर्मली दिल्ली से सिंध आने में उस मतलब नॉर्मली अगर आप कोई पोस्ट भेज रहे हो फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली फ्रॉम सिंध, ठीक है, सिंध से अगर आप कुछ भेज रहे हो तो उसको आने में 50 दिन लगते थे। बट इस स्पेशल पोस्टल सिस्टम के तहत सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लगते थे, मतलब सिंध से कोई भी सामान दिल्ली में 5 दिन में आ जाता था। अब इस पोस्टल में एक होता था हॉर्स पोस्टल सिस्टम, मतलब घोड़े पे सवार होके सामान लाया जाएगा, तो ये आता था। इसको कहा गया है उलुक, समझ लेना, ठीक है, उलुक क्या है, तो उलुक जो है वो हॉर्स पोस्टल सिस्टम है, याद रखना बच्चा। ये इन्होंने बताया है, इब्न बतूता का इतना सा कहना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड कौन थे, जागो बच्चों, थर्ड थे कौन, फ्रैंकोइस बर्नियर। कैसे भूल जाते हो यार तुम लोग, ध्यान नहीं है तुम लोगों का। फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे वो थर्ड थे, ये फ्रेंच के थे, इनको हम लोग कहेंगे फ्रेंच मैन, फ्रेंच का आदमी था भाई ये। अब ये ना थोड़े से ज्यादा समझदार थे, इन्होंने इनकी बहुत सारी पोस्ट है हमारे पास, मतलब ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे इन्होंने, इनका कोई काम नहीं था जीवन में, खाली इन्होंने डिग्रियां कलेक्ट करी है। ये एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड ऑल्सो हिस्टोरियन। अगर आज की बात करें तो आज तो इंसान या तो फिलोसोफर हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है, या हिस्टोरियन हो सकता है, तीनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपनी मर्जी से इंडिया आए थे, ठीक है, फ्री थे भाई, फ्रेंच को कौन ही लाना चाहेगा इंडिया। 1656 से 1668 तक ये इंडिया में रहे थे, ठीक है, और ये स्पेशली मुगल कोर्ट में रहे थे। जब ये भारत आए थे उस टाइम पे मुगल्स का राज था, तो मुगल कोर्ट में ही काफी समय तक रहे थे, ऑलमोस्ट ये 12 साल रहे हैं इंडिया में। 12 साल में इन्होंने इंडिया को इतना गंदा जज किया है, पूछो मत। ठीक है, तो मुगल कोर्ट में मतलब किसके साथ थे, तो प्रिंस दारा सुको के साथ थे, प्रिंस दारा सुको के साथ थे। अब पूछोगे दारा सुको कौन था, तो भाई थोड़ा पढ़ लिया करो, इतिहास थोड़ा सा पढ़ लिया करो। ये एल्डेस्ट सन थे ऑफ शाहजहां, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा सुको थे। ठीक है, अब इन्होंने काम क्या करा है, मैं इनका काम बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। फ्रेंकोइस बर्नियर का काम क्या है, इन्होंने कंपेयर करा है, इन्होंने इंडिया को खाली कंपेयर करा है ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, ही कंपेयर्ड ईस्ट एंड वेस्ट। उन्होंने कहा इंडिया में ऐसा हो रहा है, इनका पता है क्या कहना था, इंडिया में ऐसा हो रहा है हमारे वहां तो वैसा होता है, अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो नहीं नहीं भाई हमारे वहां तो वैसा होता है। चुगली करने वाली औरतें होती है ना, वही है ये। ओके, तो इन्होंने काफी सारी रिपोर्ट्स लिखी है, स्पेशली इन्होंने इंडिया को पता है किससे कंपेयर किया है, विद यूरोप। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखते थे, ठीक है, काफी सारी इन्होंने रिपोर्ट्स लिखी है इंडिया के रिगार्डिंग, जो भी इंडिया में होता था, और वो सारी की सारी रिपोर्ट्स किसको भेजी जाती थी, लुइस 14 को, जो कि राजा था फ्रांस का। और ये फ्रांस में सारी की सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाते थे और बताते थे कि इंडिया में ये चीजें हो रही है, ये चीजें बताई जा रही है। अब देखो कमी इन्होंने क्या क्या निकाली, हाँ कुछ कुछ चीजें इन्होंने सही भी कही हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्या बहुत सही सही कही हैं, मान लेनी चाहिए भाई अपनी कमी, तुम्हें भी मान लेनी चाहिए जब कमी हो तो। सबसे पहली चीज द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन्होंने कही है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो जमीन होती थी ना वो किसानों के नाम पे नहीं होती थी, राजा के नाम पे होती थी, ठीक है, किंग के नाम पे जमीन होती थी। तो उस टाइम पे मुगल इंडिया था, मुगल्स के नाम पे ज्यादातर चीजें थी। तो इनका कहना था कि अगर एक राजा के नाम पे जमीन रहेगी ना तो कभी भी उस देश का भला नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी वो देश आगे नहीं बढ़ सकता, जो कि बात सही भी है।
ठीक है, क्योंकि अगर एक राजा के नाम पे जमीन होगी तो किसान एक उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेगा जितना वो अपने लिए करना चाहेगा। तो इनका कहना था कि हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं किसानों को, खाली उनसे अपना काम करवा रहे हैं, और जो किसान है वो ऐसे ही हमारे लिए मतलब गधा मजदूरी कर रहा है, क्योंकि किसान जो है जिस खेत पे काम कर रहा है कल को वो उस खेत को अपने बेटे को दे ही नहीं सकता है, वो तो भाड़े का खेत है, वो तो राजा का खेत है, वो तो राजा के बेटे के जाएगा, राजा के बेटे को मिलेगा। तो ये इनका इनका ये कहना था कि हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फार्मर्स को, ठीक है, ये इनका कहना था, क्योंकि फार्मर्स के नाम पे लैंड नहीं था, ठीक है, फार्मर्स के नाम पे जमीन नहीं थी, इस वजह से फार्मर्स जो थे वो अपनी जमीन को, अपने लैंड को पास ऑन नहीं कर सकते थे टू देयर सन्स, ठीक है, पास ऑन टू देयर सन्स नहीं कर सकते थे। तो ये उनको लगता था कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या उन्होंने बात कही है, अच्छा इब्न बतूता का थोड़ा सा रह गया भाई, इब्न बतूता का एक चीज लिख लो कहीं पे। इब्न बतूता ने एक और चीज कही थी विमेन स्लेव्स के बारे में, ठीक है। इब्न बतूता ने बताया था कि मार्केट में विमेन स्लेव्स बहुत ज्यादा बिकती थी और महंगी बिकती थी, जो मेन स्लेव्स होते थे उनके मुकाबले विमेन स्लेव्स जो होती थी वो ज्यादा महंगी बिकती थी। और जैसे कोई राजा वगैरह आता था तो वो उनको खरीद के लेके जाता था और अपने दोस्तों को गिफ्ट करता था। जैसे मान लो एक राजा दूसरे राजा से मिलने जा रहा है तो जो मिलने जा रहा है वो विमेन स्लेव्स को खरीद लेता था और गिफ्ट कर देता था। तो ये सारी की सारी चीजें इब्न बतूता ने बताई हैं जो उस टाइम पे होती थी इंडिया में, ठीक है। बर्नियर ने एक और चीज कही है, सती प्रथा के बारे में बताया है, जो कि सती प्रथा के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड कहा है कि ये सिस्टम ऑफ इनह्यूमन है, मतलब जो लोग सती प्रथा कर रहे हैं वो इंसान ही नहीं है, जल्लाद है। सही बात है कि आप किसी को जिंदा जला रहे हो तो जल्लाद जैसा ही काम है, ठीक है, नो ऑफेंस, ठीक है, ये कोई मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है, एज ए पर्सनल मेरा व्यू है, ओके। तो सती प्रथा वाला जो है उस सिस्टम को इन्होंने इनह्यूमन कहा है, बर्नियर ने कहा है भाइयों बहनों, बर्नियर ने सिस्टम को इनह्यूमन कहा है कि अगर आप किसी भी इंसान को जिंदा जला रहे हो, जिनको नहीं पता कि सती प्रथा क्या होती है मैं उनको बता दूं, सती प्रथा होती है कि जब किसी भी लड़की की या का हस्बैंड मर जाता था तो उसको चिता पर बिठा के जला दिया जाता था उसी के हस्बैंड के साथ, और ये चीज काफी लंबे समय तक होती रही है। इवन जो अंग्रेज थे उन्होंने भी इसके अगेंस्ट में कहा था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां इसमें जलती थी। छोटी छोटी बच्चियां इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो पुराना टाइम था इंडिया में उस टाइम पे लड़कियां छोटी होती थी और लड़के बहुत बड़े होते थे। 18-18 साल की लड़कियों की शादी, 18 में फिर भी ज्यादा कह रही हूँ, ठीक है, 12-12 साल की लड़कियों की शादी 25-25 30-30 साल के लड़कों से की जाती थी। तो जाहिर सी बात है एक लड़की कितनी बड़ी होगी जब उसके हस्बैंड की डेथ होगी। तो इस वजह से जो सती प्रथा थी वो बहुत गलत थी, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी एंड इनह्यूमन एक्टिविटी ही थी वो, कि मतलब किसी एक एक ढंग के इंसान का तो बस की नहीं है, आप किसी को जिंदा कैसे जला सकते हो। चलो तो हम थोड़ा सा भटक गए थे, बट वापस आ जाते हैं। तो बर्नियर ने इसको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करा है, सती प्रथा के बारे में भी कहा है और उसको कहा है कि ये गलत है, इस चीज को खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा चैप्टर में कि क्या ट्रेवलर्स ने देखा हमारे इंडिया के बारे में, क्या ट्रेवलर्स ने बताया, ठीक है। मुझे बताना कि आपको बेस्ट चीज क्या लगा, कि ट्रेवलर्स ने सबसे अच्छी चीज क्या देखी है और ट्रेवलर्स ने सबसे बुरी चीज क्या देखी है, प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई चीज दोबारा रिपीट करूं, या अगर आप कोई और चैप्टर स्पेशली समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी और जो भी आपकी डिमांड होगी उस डिमांड को पूरा जरूर करूंगी। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।